गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हम लोगों ने पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था? तो कहते सर हम लोगों ने जो है ऑक्सिम के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसी के आगे के पार्ट पर डिस्कस करेंगे। तो पिछली क्लास में मुझे लगता है आप लोगों ने ये सारा चीज़ कवर कर लिया था। चलिए देखते हैं, ये वाले क्वेश्चंस मैंने कराए थे लास्ट क्लास में, है ना? आप लोग कहीं पेन दिख रही है? चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखने लायक क्या चीज है? ऑक्सिम आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ऑक्सिम आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। द कार्बोनिल कंपाउंड दो तरीके का, एल्डिहाइड या कीटोन विद हाइड्रोक्सिल अमीन। और यहाँ पर क्या निकलेगा? तो कहेंगे पानी। अब मेरी बात आती है कि यहाँ पर कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सिम बना रहे, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सिम का स्ट्रक्चर बना रहे तभी ये डिसाइड हो कि ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं, C90 में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं। और भी कई सिंपल तरीके हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑक्सिम ऑफ अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड, ऑक्सिम ऑफ अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेर। अब इसकी बात देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का अगर ऑक्सिम बनेगा, क्वेश्चन है फॉर्मल्डिहाइड का अगर ऑक्सिम बनेगा तो वो जो ऑक्सिम होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा कि नहीं होगा? चलिए सबसे पहली बात, इसको इसकी जगह रख दो तो इसकी दोनों साइड सेम चीज लगी हुई है। तो ये सिमेट्रिकल कैसा है? सिमेट्रिकल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कैसा है? सिमेट्रिकल। जब मैं इसकी बात करता हूँ तो ये क्या है? एक तरफ मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल है। और इसकी बात करता हूँ तो दोनों साइड लगी हुई चीजें सेम है तो सिमेट्रिकल है। तो ये वाला शो नहीं करेगा। तो ये पॉइंट नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाऊं? नोट करना है? रुक जाओ भैया, रुक जाओ। चल आगे बढ़ते हैं। और अब आप सौम्या ये बताएंगी, आयुषी ये बताएंगी। ये दो कार्बोनिल कंपाउंड हैं, इसमें से कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड अगर हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा? प्रखर आपका तो क्लास 12th है और ये 12th का टॉपिक ही है कार्बोनिल कंपाउंड। सो क्या है ना? तुरंत इतना टाइम कौन लेगा? सौम्या ये वाला करेगा, ये वाला करेगा और ये वाला नहीं करेगा। तो ये आयुषी बता रही है। आयुषी भी बताएगी ना इसका। फिर आयुषी इसका क्या आंसर है? नहीं करेगा। क्यों? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल। सही बात है। अब देखो हम एक नए तरीके की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने जा रहे हैं। ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर का ही पार्ट है, लेकिन अब इसका नया नाम हो गया, द नेम इज सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन। बैठ जाओ बेटा। सिन और एंटी कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये एक इनॉल है। क्या है? इनॉल। क्या है? इनॉल। डबल बॉन्ड भी है और अल्कोहल भी ग्रुप लगा है। और ये क्या है? तो ये भी एक इनॉल है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हमें देखनी चाहिए, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। नोट करिए। चलो यहाँ पर लिखने का तरीका क्या है? देखो क्या लिखा हुआ है। ये जो शब्द है सिन, क्या है? सिन। सिन शब्द का इस्तेमाल होता है कि सिन का मतलब मॉलिक्यूलर प्लेन में दोनों चीज एक, जैसे हाइड्रोजन और OH एक ही प्लेन में है तो कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे? सिन। अगर फंक्शनल ग्रुप और जैसे हाइड्रोजन ऑपोजिट प्लेन में है तो कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे? एंटी। बस इतना ही सिखाना था, सिन और एंटी का क्या मतलब होता है। तो IUPAC वाले क्वेश्चन अगले पे है। यहाँ हेडिंग डालिए कीटॉक्सिम। क्या डालेंगे? कीटॉक्सिम। अब यहाँ पे सीखने की बात है। यहाँ पर इसका नाम देखिए क्या लिखा हुआ है। इसका नाम देखो क्या लिखा है। ये जो OH है और ये जो फिनाइल ग्रुप है, ये एक ही प्लेन में है कि ऑपोजिट प्लेन में? तो इसका नाम होगा सिन फेनाइल
मेथाइल, फेनाइल, मेथाइल, और इतने को कहते हैं कीटोक्सिम। क्या कहते हैं? या फिर या फिर और क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं OH और मेथाइल ऑपोजिट में है, एंटी मेथाइल फेनाइल कीटोक्सिम। अगर तुमको इसका नाम लिखना हो तो क्या लिखोगे? जल्दी। बोलो, कोई एक बच्चा बोल तो रहा है, क्या बोलोगे? एंटी एक ही बोलो। हाँ, एक बोल रहा फेनाइल, एक बोल रहा मेथाइल, समझ नहीं आ रहा कि लिखूं क्या? एंटी फेनाइल, और तेज बोलो, या तो बोलो या तो मत बोलो। मेथाइल और कीटोक्सिम। और क्या नाम हो सकता है इसका? पहले मेथाइल होगा। चलो तुम्हारा पहले मेथाइल लिख दे रहे हैं। और अच्छा, मेथाइल और अल्कोहल एक ही प्लेन में है तो सिन होगा। क्या होगा? सिन, मेथाइल। इसके बाद ये यहाँ पर आएगा फेनाइल, फिर होगा कीटोक्सिम। समझ आया? आप लोग को आया समझ में? सौम्या, क्या है इसमें क्या है? समझ नहीं आया? पूछो बताएं। चलो, जो चीजें सेम प्लेन में होंगी उसको सिन कहेंगे, और जो अपोजिट में होगी उसको ट्रांस या एंटी। चलो, ट्रांस में करना है। तो इसका आईपीसी लिखने का तरीका क्या है? अगर मैं सिन के रेफरेंस में लिख रहा हूँ, किसके रेफरेंस में? सिन, तो मैं लिखूंगा सिन फेनाइल। फेनाइल के बाद मैं लिखूंगा मेथाइल, और उसके बाद इतने पूरे का नाम क्या है? कीटोक्सिम। अगर मैं एंटी पहले यूज कर रहा हूँ तो मैं बोलूंगा एंटी मेथाइल फेनाइल कीटोक्सिम। अब आया? नोट करिए। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक लिखा हुआ है सिस टू ब्यूटेन। एक्चुअली ब्यूटीन होगा, वहाँ यहाँ पे ब्यूटेन लिख गया है, और मुझे लगता है कि आप बात को समझ भी रहे हैं। yes. सबसे पहले तुम्हारा ही चेहरा देखने में मन करता है। सर आपको पढ़ाई नहीं गया? सिस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन, हैज सेम। बताइए भैया। पहला ऑप्शन है स्टेबिलिटी, दूसरा ऑप्शन है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मेल्टिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजनेशन। खुशी बताइए, खुशी खड़ी हो जाओ। अरे एक और तुम्हारे साथ एक और खुशी आती थी, उसका क्या हुआ? नहीं आई है? बताओ, तुम बताओ, जल्दी बताओ, तुम ही बताओगी। देखो ये बच्चे घर से लाई हो। हाँ, एक एक करके करेंगे। स्टेबिलिटी, सिस टू ब्यूटीन की ज्यादा की ट्रांस टू ब्यूटीन की, दोनों की सेम स्टेबिलिटी होती है। जनार्दन, कौन ज्यादा स्टेबल? सिस टू ब्यूटीन की, ट्रांस टू ब्यूटीन, या दोनों बराबर स्टेबल होते हैं, इक्वली स्टेबल? तब मारेंगे ना। दोनों स्टेबल होते हैं, तुम भी मार पाओगी। सविता, मेल्टिंग पॉइंट सिस फॉर्म का ज्यादा होता है कि ट्रांस फॉर्म का, या दोनों का बराबर होता है? फिर मार खाओगे। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सिस की ज्यादा की ट्रांस की? अब बोलो। अरे अब तो सिस बोल दो, ये वाला सही है सिस। अरे मेरे बच्चों, जरा बस पेज पलटो और देखो जरा सिस और ट्रांस खोलो। वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ाया है, स्टेबिलिटी पढ़ाया है, लिखा भी है ट्रांस की स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है सिस से। तो ऐसे मतलब आप लोग घर पे कुछ खोल ही नहीं रहे हो। बताइए, कल इस चैप्टर का टेस्ट है, तो आपकी तैयारी तो मुझे अभी समझ में आ रही है। तो स्टेबिलिटी की जब बात करते हैं तो ट्रांस की ज़्यादा होगी सिस से। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं तो सिस की ज़्यादा होती है ट्रांस की, क्योंकि स्टेबिलिटी और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में इनवर्स रिलेशन होता है। देखो है ना, देखिए वो वहाँ पे लिखा भी होगा, ट्रांस की ज़्यादा
सिस से। डाइपोल मोमेंट ट्रांस का तो 0 होता है, हाँ, या कम होता है, सिस का ज्यादा होता है। लिखवाया था, लिखा है देखो। अब आखिरी बचा प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अरे प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कुछ मतलब नहीं है, कार्बन डबल बॉन्ड का एक, जब बोलना होता है तब नहीं आवाज निकलती है। ये सिस ब्यूटीन है ना, ब्यूटीन, और ये ट्रांस ब्यूटीन देखो भैया। ठीक है। अब हाइड्रोजनेशन का मतलब है हाइड्रोजन का एडिशन। बॉन्ड को तोड़िए, बॉन्ड को तोड़िए, और जब बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन भैया, तो यहाँ पर आपने एक हाइड्रोजन लगा दी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दी, यहाँ आप लगा दो हाइड्रोजन, कहीं लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब जो है डबल बॉन्ड हट गया, क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड होते ही ये ज्योमेट्री क्या हो गई, sp3। ये दोनों ही ब्यूटेन है, क्या है, ब्यूटेन, दोनों ही क्या है, ब्यूटेन। और इसमें सिस ट्रांस जैसी तो कोई बात ही नहीं होगी, मतलब इसमें ऐसा कुछ तो होगा नहीं, तो आंसर इज ब्यूटेन। तो ही प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, तो लिखो लो, ब्यूटेन होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, ब्यूटेन में हाइड्रोजन जोड़ा, क्या बन गया, ब्यूटेन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिमेट्रिकल एल्कीन जिसमें इवन नंबर, इफ लिखा है इन सिमेट्रिकल एल्कीन इफ इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट, then number of geometrical isomerism is equal to 2 की पावर n की पावर n minus 1 plus 2 की पावर n upon 2 minus 1। नोट कर लीजिए फॉर्मूला। तो क्या सीखा यहाँ पर, चाहे सिस 2 ब्यूटीन हो, इसमें हाइड्रोजन जोड़ दो, चाहे ट्रांस 2 ब्यूटीन हो, इसमें आपने हाइड्रोजन जोड़ा हो, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ब्यूटेन। सुनील समझ में आ रहा है? चलें आगे बढ़ते हैं। नोट करो जल्दी से। तो अभी थोड़ी देर तक और आप लोगों को खड़े रहना पड़ेगा जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा। जब क्वेश्चन आएगा आप बताएंगे, फिर आप बैठेंगे। केमिकल बॉन्डिंग, ठीक, वो थोड़ा अलग से पढ़ लेना, ये तो पढ़ लिया अपने इसका एग्जाम में जो आ रहा था। चलो यहाँ पर आते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डाई स्टीरियोमर। क्या लिखा हुआ है, डाई स्टीरियोमर। लिखा है ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो मिरर इमेज बनाते ही नहीं। क्या बनाते हैं, नॉन मिरर इमेज। जैसे ये बोट जैसा शेप आपको दिख रहा है, तो इसकी मिरर इमेज भी बोट जैसी ही तो होगी, लेकिन ये चेयर जैसा है। देखो ये बोट का शेप है और ये चेयर जैसा शेप है, तो ये मिरर है, मिरर इमेज है क्या, नहीं, नॉन मिरर इमेज है। तो लिखा हुआ है ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो मिरर इमेज नहीं बनाते, उनको क्या कहते हैं, डाई स्टीरियोमर। एग्जाम्पल क्या है, सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन आर द एग्जाम्पल ऑफ डाई स्टीरियोमर। तो डाई स्टीरियोमर की क्या कंडीशन है, ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो मिरर इमेज नहीं बनाते हैं, ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो मिरर इमेज नहीं बनाते। नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए, द आइसोमर दैट रोटेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर ऑप्टिकल आइसोमर। टाइम लगेगा, हाँ, कोई बात नहीं। तो देखिए, द आइसोमर दैट रोटेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर ऑप्टिकल आइसोमर। लिखा है ऑप्टिकल आइसोमर आर
मिरर इमेजेस दैट आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल आर इनांशियोमर। सुनते जाइए, लिखा है ए मॉलिक्यूल और आयन दैट एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ इनांशियोमर इज सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव एंड इट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलो कोई बात नहीं, इतनी जल्दी कैसे आएगा ये हाथ, किसी का चुनाव चिन्ह नहीं है, ठीक है। हाथ की मिरर इमेज, ये क्या है? मिरर इमेज। तो जरा देखना हाथ की मिरर इमेज क्या हो रही है। मिरर इमेज का मतलब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज भी हो जा रही है, ये तो देखिएगा। लेकिन यहाँ पर लिखिए पॉइंट, ये थी एक नॉर्मल लाइट। क्या थी? एक नॉर्मल लाइट, जो कि यहाँ पर लगी हुई लाइट से, ये सारी नॉर्मल लाइट है, ये हर तरफ उजाला देते हैं। लेकिन कार जब भी आप चलाते हैं और कभी भी आप बाइक चलाते हैं, कभी भी आंखों में बहुत ज़्यादा रोशनी घुस रही होती है, ब्लाइंडनेस आ जाती है, सामने से ट्रक आ जाए ऐसा होता है ना कि ट्रक या कोई बड़ी गाड़ी आ गई बेहतरीन वाली, वो वैसे भी हाईवे पे चलाते हैं, यहाँ पे तो पता नहीं क्या तरीका है, तो आपकी आंखों से दिखना बंद हो जाता है एकदम। लेकिन कार वालों की आंखें नहीं बंद होती। अजीब नहीं है? कार वालों को देखा है कभी? आप कार में चल रहे तो कार में सामने से ट्रक आ रही है, आंखें में चौंधी नहीं लगती है, या कोई गाड़ी आ रही है, आंखों में इतनी पागलपन वाला चौंधी नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती? क्योंकि कार का जो आगे का विंडशील्ड होता है, जो मिरर होता है, वो होता है पोलराइज्ड। कैसा मिरर होता है? पोलराइज्ड। वो क्या करता है, हर डायरेक्शन की लाइट आ रही है, उसमें से 90% लाइट को कट कर दिया, केवल यही वाली तो आगे बढ़ पाई। देखो बाकी दूसरे डायरेक्शन की जो लाइट थी, जिसकी वजह से ग्लेयर आ रहा था, वो ग्लेयर क्या हो गया? नहीं आ पाया। तो मिरर के बाद ये कैसा, एक ही डायरेक्शन में जाती हुई लाइट आ रही है, दिख रही है? जितनी भी लाइट्स आएंगी सब ऐसे आएंगी, ऐसे वाली, मतलब ऐसे वाली नहीं आ रही है। तो जो इंटेंसिटी थी लाइट की वो कम हुई कि नहीं? अच्छा, तो ये बात समझ में आई? तो लिखिए, ऐसे ही डायग्राम बनाइएगा। ये देखो यहाँ पर जिसके थ्रू ये पास हुआ है, ये एक, मान लो ये एक प्रिज्म हो, या मतलब कुछ भी बना लो, एक प्रिज्म है, तो इसी को कहते हैं निकोल प्रिज्म, या कहते हैं कैल्साइट क्रिस्टल, या कहते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म। व्हाट इज कैल्साइट क्रिस्टल? कैल्साइट क्रिस्टल इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, या इसी को कहते हैं पोलराइजर या पोलरीमीटर। बात समझ में आ गई? तो जब कभी भी नॉर्मल सिंपल लाइट प्लेन उससे पोलराइजर या पोलरीमीटर या निकोल प्रिज्म के थ्रू पास होती है, तो इट विल बिकम प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बन जाती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब कहते क्या है? व्हाट इज, यहाँ पर देखिए पॉइंट लिखा हुआ है, टेंडेंसी ऑफ अ कंपाउंड टू रोटेट a plane polarized light in a particular direction is optical activity। अब क्या हुआ था? देखो, जब तुमको इसके पहले पॉइंट लिखवाया था तो यही लिखवाया था कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को भी रोटेट कर दे वो क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, अब देखो करते क्या है। अब ये तो था निकोल प्रिज्म से, हमने यहाँ पर ये बना दिया। अब हमारा जो सोल्यूशन है, अभी जो आगे बहुत सारे सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, मतलब कोई भी केमिकल कंपाउंड तो लिक्विड फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो जो भी सॉल्यूशन है ये वो सॉल्यूशन है। और अगर वो सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्या होगा? तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। क्या कर देगा? और अगर यही सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो देखो प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहीं रोटेट की नहीं की, लेकिन यहाँ पर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट देखो किसी थीटा एंगल पर रोटेट कर गई। हाँ, कुछ इधर की तरफ रोटेट की है, कुछ इधर की तरफ रोटेट की है, किसी स्पेसिफिक एंगल पर रोटेट कर गई। ये लाइट नॉर्मली सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन कैसी हो गई? बेंड हो गई। क्या हो गई? बेंड हो गई या रोटेट कर गई। क्यों? जब इस सोल्यूशन से वो लाइट पास हुई। और ये सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव। जब ऑप्टिकली एक्टिव तो लिखा हुआ है ऑप्टिकल रोटेशन या एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर किससे करते हैं? तो एक किसके द्वारा? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है पोलरीमीटर। पोलरीमीटर जो है वो ऑप्टिकल रोटेशन को मेजर करने के लिए यूज होता है। अब बात आती है कि यहाँ पर हम कुछ भी मान सकते हैं। अगर मैंने इस तरफ लाइट, जैसे ये सीधी लाइट थी, और अगर इधर की तरफ बेंड हुई, तो मैंने कहा चलो इसको डेक्स्ट्रो मान लो या प्लस मान लो। और अगर ये लाइट इधर की तरफ बेंड हो जाती तो मैं इसी को लीवो मान लेता हूँ, नेगेटिव साइन देता हूँ, जैसे प्लस एक्स माइनस एक्स देने वाली बात हो गई।
कि भैया ये लाइन की इधर जाएगा तो प्लस, ये लाइन के इधर आए तो माइनस। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैंने इसको डेक्स्ट्रो मान लिया तो इसको मैं लीवो भी लिख सकता हूँ, तो इसको डेक्स्ट्रो लिखूंगा। जो थीटा है, अगर मान लो इधर ये प्लेन पोलराइज लाइन इधर रोटेट होगी, मैंने इसको मान लिया डेक्स्ट्रो। इधर रोटेट करके मैंने इसको लीवो मान लिया, मतलब किसी को डेक्स्ट्रो किसी को लीवो मानना पड़ेगा। समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पर एक शब्द स्मॉल डी और स्मॉल एल है। अभी आगे जब मैं और पढ़ाऊंगा तो कैपिटल डी और कैपिटल एल भी पढ़ाऊंगा। जैसे ग्लूकॉन डी आपने कभी पिया है? ग्लूकॉन डी नहीं पिया है? ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज डी, तो कभी आपने देखिए ग्लूकॉन और ऐसे लिखा होता है डी। बैठ जाओ बच्चों, तुम लोग टाइम लगेगा। ग्लूकॉन डी कभी आपने ऐसा नहीं देखा? आप लोग नहीं कहते ऐसा क्यों नहीं लिखा होता ग्लूकॉन डी? ऐसा नहीं लिखा होता कभी भी, ऐसा लिखा होता है। आपने ग्लूकोज डी भी देखा होगा, कहीं सर बड़ा बड़ा दिखता है इसलिए लिखा है। नहीं, इसके पीछे का कारण है, आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये कैपिटल डी और स्मॉल डी में अंतर है। हमारी बॉडी में जैसे आपने सुना होगा डी ग्लूकोज, एल फ्रक्टोज, ये सब एब्जॉर्ब होती है, वो सब सिखाएंगे। चलो पहले यहाँ से लिखो, एक और से लिखते जाओ। चलिए, तो क्या समझे हम लोगों ने कि ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को किसी डायरेक्शन में रोटेट कर दें, तो इस ऐसे कंपाउंड क्या कहेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? ऑप्टिकल एक्टिविटी। आगे बढ़ रहे हैं, नोट हो गया ना बच्चों? डन? हाँ नहीं, कुछ तो बोलो, क्या बच गया? ये भी बच गया। कोई बचा? जो वाली बात भी आपको समझा दी है, तो ये भी नोट ही करो। यहाँ तक सब समझ में आ गया? तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? पोलरीमीटर। अब यहाँ पर देखिए कुछ अच्छी बात लिखी हुई है। अब यहाँ पर ए है, ए बना। अब मेरी बात को समझिएगा, ये है ए, और इसकी अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं तो ए बनेगा। अगर मैं इस ए को उठा करके इस पे रखूं तो क्या ये वाला ए बिल्कुल इसके ऊपर आकर के इम्पोज हो जाएगा? सुपर इम्पोजिव चीज को कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपको पी बनाऊं तो पी की मिरर इमेज ऐसे बनेगी। और अगर आप खुदा ना खास्ता, हाँ, तो कौन थी भगवान, जय श्री भगवान, अरे लड़की, ये इसको आपने इसके ऊपर रखा। ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। कैसी इमेज है? और ऊपर वाली क्या हो गई? ये वाली जा करके बिल्कुल इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो गई। तो मिरर इमेज क्या है? एक हो गई सुपर इम्पोजिबल और एक हो गई नॉन सुपर इम्पोजिबल, लेकिन है मिरर इमेज ही। नॉन मिरर इमेज क्या होते थे? डाई स्टीरियोमर। क्या होते थे? डाई स्टीरियोमर। लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज वाले आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं इनांशियोमर। क्या कहलाते हैं? इनांशियोमर। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट और उसकी जो मिरर इमेज है, अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है तो उसकी मिरर इमेज क्या होगी? सुपर इम्पोजिबल। और अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल है तो कंपाउंड कैसा है? एक आइरल। कंपाउंड एक आइरल है। क्या है? एक शब्द बोल रहा हूँ, कंपाउंड एक आइरल, याद रखिएगा। ये देखिए P है और ये ऑब्जेक्ट है, मिरर इमेज है, अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो इसकी मिरर इमेज कैसी है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ये कंपाउंड कैसा है?
कायरल होगा। क्या होगा? कायरल। कैसे कायरल? बस कायरल लिखो, नोट करिए। चलो आगे पढ़ लो, फिर नोट करने का क्वेश्चन कर ले। क्वेश्चन करें तभी तो मजा आएगा। द क्वेश्चन इज लैक्टिक एसिड। क्या? लैक्टिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट या इन ऑल स्टेट। कह रहे पहले लैक्टिक एसिड ही पता हो। कौन है ये लड़की? फिर से अरे इन दोनों का खड़ा क्या था आपने? देखो तुम लोग को फंसा दिया। चलो सत्यम तुम खड़े हो जाओ। लैक्टिक एसिड पढ़ाया था पीछे, इसके पहले पढ़ा चुका हूँ ना, जब हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला या स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो और अच्छी बात है। क्यों नहीं याद है? और कोई बताएगा? बन गया। गुड, बहुत सही, बिल्कुल सही बनाया इस बच्चे ने। CH3 CHOH COOH, वेरी गुड। लैक्टिक एसिड क्या है? ये है आपका लैक्टिक एसिड। और द सवाल इज इट इज ऑप्टिकली एक्टिव इन, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बताइए? क्या? लिक्विड। अच्छा, तुमको भी एक लिखे होगे भी ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में एक पॉइंट लिखे हो। सबसे पहला पॉइंट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म लिखा है, पढ़ो जरा क्या है। क्या है बोलो, रीड करो जल्दी से। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए कंपाउंड को कायरल होना पड़ेगा। अभी देखो इसके पहले भी एक पॉइंट लिखा है, इसमें भी आपने लिखा है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज इनोशियोमर सब लिखा है, कायरल लिखा है, ऑप्टिकली एक्टिव लिखा है, लिखवाया ना अभी जस्ट थोड़ी से पहले। ये पूरा वो भी पहली ऑप्टिकल एक्टिविटी में भी लिखवाया है और यहाँ भी लिखवाया। अरे मेरे भाई ये देखो ये लिखा है ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकल नॉन सुपर इम्पोजिबल कायरल, और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, तो कहेंगे सर यहाँ पर लिखा भी है इनोशियोमर सेट टू बी यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर एक शब्द आता है कि ऑप्टिकल एक्टिव पता कैसे चलेगा, तो कंपाउंड क्या होना चाहिए? कायरल। क्या होना चाहिए? कायरल। अब आगे चल के जस्ट पढ़ाने जा रहे हैं कायरलिटी। लिखो लिखो लिखो, अभी जितना पढ़ाया उसके हिसाब से ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कंपाउंड सिमेट्रिकल होना चाहिए कि अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। तो भैया यहाँ मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है कि डिससिमेट्रिक है? अनसिमेट्रिक है ना, तो लिखो ड्यू टू मॉलिक्यूलर डिससिमेट्री। सिर्फ एक एग्जांपल है क्वार्ट्ज का। क्वार्ट्ज ऑप्टिकली एक्टिव होता है सिर्फ अपने क्रिस्टलाइन स्टेट में। तो क्वार्ट्ज के दो स्टेट होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है एमॉर्फस। ये दोनों ही स्टेट कौन सी फॉर्म को रिफ्लेक्ट करते हैं? सॉलिड फॉर्म को। किस फॉर्म को? तो सॉलिड भी दो तरीके का होता है, एक पनीर और एक आयरन की रॉड। पनीर में जो मॉलिक्यूल्स है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि आयरन की रॉड में, क्योंकि पनीर की रॉड में पनीर को आप इतना बड़ा पनीर लोगे हाथ पे पकड़ोगे टूट जाएगा, और इतनी बड़ी आयरन की रॉड लोगे कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, उसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। पढ़ाते अगर चैप्टर आपका होता सिलेबस में से ही हटा दिया। हाँ, क्लास 12 का पहला चैप्टर था सॉलिड स्टेट, तो कहीं की कोई जरूरत नहीं, चलो हटाओ। अब एक बात लिखी हुई है थीटा, वही थीटा जो हम लोग पीछे पढ़े थे ऑप्टिकल रोटेशन के लिए ना। तो लिखा हुआ है कि थीटा किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो थीटा आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, थीटा डिपेंड करता है कंपाउंड के नेचर पर, थीटा डिपेंड करता है कौन सा सॉल्वेंट है और उसका सॉल्वेंट नेचर ऑफ सॉल्वेंट, थीटा डिपेंड करता है लाइट की वेवलेंथ पर, थीटा डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर, और थीटा डिपेंड करता है पोलरीमीटर ट्यूब की लेंथ पर। और इसमें एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तीन नीचे के 3 पॉइंट है, ये आपको आने ही चाहिए। तो जो थीटा है वो किसका डिपेंड करेगा? टेम्परेचर, नेचर ऑफ कंपाउंड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, wavelength of light used, concentration of solution used, length of the polarimeter tube. Okay,
चलिए तो अब यहाँ समझ में आती है, यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हाट इज थीटा। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पोलरीमीटर ट्यूब। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं, और इस कांस्टेंट का नाम है स्पेसिफिक रोटेशन। तो व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज इक्वल टू थीटा अपॉन सी इनटू एल। मतलब इसी चीज को अल्फा इज इक्वल टू, इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिखूं अल्फा इज इक्वल टू, तो ये सी बाई सी एल नीचे आ जाएगा ना, थीटा अपॉन सी एल, ये तो हो जाएगा। अरे क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन नहीं है, कार्बन वो क्या है, कंसंट्रेशन है और लेंथ है, पोलरीमीटर ट्यूब है। बात समझ में आ गई? तो मैं नहीं आई क्या? नोट करिए। तो पीछे से नोट करना है, नहीं नोट करना है, ये नहीं नोट करना है। इस लड़के को बाहर निकालिए। यहाँ तक समझ में आ गया, राइट? अब हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि एक नोट लिखिए, जो थीटा है वो किस पर डिपेंड नहीं करता। तो देखिए थीटा डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कायरल कार्बन। अब बात आती है व्हाट इज कायरल कार्बन। व्हाट इज कायरल कार्बन, या जिसी को हम क्या कहते हैं, स्टीरियो सेंटर। तो कायरल कार्बन का जो सिंबल होता है, पेन ले लीजिए, कायरल कार्बन का जो सिंबल होता है वो एस्ट्रिक साइन होता है। कौन सा होता है? एस्ट्रिक साइन होता है। तो कायरल कार्बन होता क्या है? ऐसे वो कार्बन जिस पर लगी हुई चारों चीजें डिफरेंट हो, जिस पर लगी हुई चारों चीजें डिफरेंट हो। अगर मैं इस कार्बन को देख रहा हूँ तो इस पर लगी हुई ए बी सी डी, कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन पर लगी हुई चारों चीजें वेरिएबल है। अब एक बात आती है कि सबसे कम नंबर ऑफ कार्बन, देखो लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन एल्केन टू बिकम कायरल। तो किसी कोई भी ऐसा कायरल कंपाउंड बनाना हो जो जिसमें सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम देखें कि मिनिमम नंबर, मिनिममली कितने कार्बन का यूज करके आप क्या बना सकते हैं, कायरल कंपाउंड। तो यहाँ पर देखिए एक लगा दिया मैंने हाइड्रोजन, एक लगा दिया मेथाइल, एथाइल और प्रोपाइल। अगर मैं कहें इसके अलावा सावन सर हम तो ये भी कर सकते थे CH3 CH3H, तो मैं कहूँगा भैया मैं ये लगी हुई तीनों चीजें सेम है, ये कंपाउंड कायरल है कि ये कायरल है? ए कायरल है। कायरल होने के लिए क्या होना चाहिए? कार्बन पर लगी हुई चारों चीजें, अगर ये ए है तो ये बी होना चाहिए, ये सी होना चाहिए और ये डी होना चाहिए। यही बात लिखी हुई है। तो देखो सबसे छोटा एल्कीन कितने कार्बन का होना चाहिए? 7 कार्बन का था, तब जाकर ये कंपाउंड क्या बन सकता है? कायरल। मेथाइल लगा दिया, एथाइल लगा दिया, प्रोपाइल लगा दिया, हाइड्रोजन। इससे छोटा आप बना करके देख लो, बनेगा ही नहीं। नोट करिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।